नमस्कार विद्यार्थियों। बीए पार्ट फर्स्ट पॉलिटिकल साइंस पेपर फर्स्ट राजनीति विज्ञान के मूल आधार में संघवाद या संघात्मक शासन टॉपिक के अंतर्गत आज हम अध्ययन करेंगे फेडरल सिस्टम का। ये संघात्मक शासन प्रणाली क्या है, इसका क्या अर्थ है संघात्मक शासन से, इसके क्या गुण हैं, क्या दोष हैं। तो सबसे पहले बात करें, संघात्मक शासन ऐसा शासन है जहां राज्य की शक्तियों का विभाजन संवैधानिक स्तर पर केंद्र और उसकी घटक इकाइयों के बीच में कर दिया जाता है। यानी कि शक्तियों का विभाजन होता है, दो स्तर पर होता है, केंद्र और इकाइयों के मध्य। केंद्र को हम संघ बोल सकते हैं और इकाइयों को एकक भी बोलते हैं, राज्य भी बोलते हैं। अब संघात्मक शासन प्रणाली एक ऐसी शासन प्रणाली हो गई जिसमें कई छोटे राज्य मिलकर एक संघ के रूप में शासन चलाते हैं। तो इस तरीके से संघवाद एक विचारधारा भी है। जैसे डाइसी कहते हैं कि संघात्मक शासन ऐसी राजनीतिक योजना है जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय एकता तथा राज्यों के अधिकारों में सामंजस्य स्थापित करना है। फ्रीमैन मानते हैं कि संघात्मक शासन वो है जो दूसरे राष्ट्रों के साथ संबंध में एक राज्य के समान हो, परंतु आंतरिक शासन की दृष्टि से अनेक राज्यों का योग हो। तो ऐसे कई राष्ट्र हैं जहां संघात्मक शासन प्रणाली है, जैसे स्वयं भारत देख लीजिए। हालांकि सबसे पुराने संघात्मक शासन प्रणाली का उदाहरण संयुक्त राज्य अमेरिका और स्विट्जरलैंड, कनाडा आदि हैं। तो हम देखते हैं कि केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का प्रबंधन कर दिया जाता है और दोनों पक्षों में कोई एक अकेला इस शक्ति विभाजन में परिवर्तन नहीं कर पाता। तो एक तरीके से इस तरीके से शक्ति का विभाजन वितरण हो जाता है। जैसे इस संघात्मक शासन को समझाते हुए गार्नर महोदय ने कहा है कि संघ एक ऐसी प्रणाली है कि जिसमें केंद्रीय तथा स्थानीय सरकारें एक ही प्रभुत्व शक्ति के अधीन होती है। ये सरकारें अपने अपने क्षेत्र में, जिसे संविधान अथवा संसद का कोई कानून निश्चित करता है, सर्वोच्च होती है। अब इसकी विशेषताओं की या इसके लक्षणों की बात करें तो प्रभुत्व शक्ति का प्रयोग दोहरा होता है इसमें, क्योंकि शक्तियों का विभाजन हो जाता है तो शक्ति विभाजित होने पे प्रभुत्व भी वितरित हो जाता है और उनके क्षेत्राधिकार निश्चित हो जाते हैं। तो केंद्रीय और प्रांतीय सरकारों के बीच एक तरीके से शक्तियों का विभाजन होता है। कुछ शक्तियां केंद्र के पास होती हैं, कुछ शक्तियां जो है वो राज्य के पास होती हैं और दोनों अपने अपने क्षेत्रों में इसका पूर्ण उपयोग करने के लिए स्वतंत्र होती हैं और उनकी अपना क्षेत्र होता है, दायरा होता है, जिसमें रह के वो शक्तियों का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा संविधान की सर्वोच्चता इसका बहुत महत्वपूर्ण भाग है, यानी लिखित संविधान होगा। ये सबसे बड़ा यदि माने कि संघात्मक शासन की क्या विशेषता है, तो लिखित संविधान होगा और संविधान सर्वोच्च होगा। लिखित संविधान इसलिए जरूरी है क्योंकि संघ क्या है, समझौते का परिणाम है और समझौता यदि कोई होगा तो क्या होना चाहिए, लिखित में होना चाहिए, नहीं तो विवाद होगा। तो संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का लिखित अच्छा सुस्पष्ट विभाजन होता है और केंद्र राज्यों की सरकार का संगठन, संविधान संशोधन की प्रक्रिया इत्यादि का विवरण उस संविधान में लिखा रहता है और संविधान होता भी सर्वोच्च है। इसमें केंद्र और राज्यों का अस्तित्व, उनके अधिकारों का वर्णन, प्रशासनिक शक्तियों का बंटवारा, सभी कुछ संविधान में लिखा होता है। इसलिए भविष्य में यदि संघ और राज्यों के बीच में कोई गलतफहमी हो, किसी प्रश्न पे तनाव हो, तो दोनों ही संविधान में लिखित व्यवस्थाओं में अपनी स्थिति को देखकर निर्णय करती हैं। और ये निर्णय कौन करता है, तो फिर इस चीज के लिए आता है कि वहां स्वतंत्र न्यायपालिका सर्वोच्च होती है। तो न्यायपालिका की स्थिति सर्वोच्चता की होती है, जो संविधान का इंटरप्रिटेशन करती है, जो संविधान की व्याख्या करती है। राष्ट्रीय और क्षेत्रीय सरकारों के बीच झगड़ा होने पे
या एक से अधिक इकाइयों के मध्य आपस में झगड़ा होने पर या फिर संघ और एककों के मध्य कोई विवाद होने पे उस विवाद का निस्तारण सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाता है। एक इसमें है दोहरी नागरिकता होती है, जैसे अमेरिका है तो अमेरिका में जो राज्य हैं नागरिक वहां का नागरिक भी होता है और संघ का नागरिक भी होता है। इसके अलावा दोहरी शासन प्रणाली भी होती है। एक केंद्रीय सरकार होती है जिसको अपन संघीय सरकार कहते हैं और दूसरी इकाइयों की सरकार होती है जो कि राज्य की सरकार के नाम से जानी जाती है। और इन दोनों सरकारों के अलग अलग कानून होते हैं। दोनों के कानून निर्माण की जो क्षेत्राधिकार हैं वो सूची के द्वारा बांट दिए जाते हैं। इसके अतिरिक्त दोहरी राजनीतिक व्यवस्था होती है जिसमें दोहरी नागरिकता, दोहरी चुनाव व्यवस्था, दोहरी प्रकार की सेवाएं होती हैं। कुछ संघों में दोहरी नागरिकता और दोहरी राजनीतिक व्यवस्था नहीं होती, जैसे भारत में नहीं है। भारत में एकल नागरिकता है, पर सत्ता का विकेंद्रीकरण होता है, न्यायपालिका की प्रधानता होती है और संविधान जो है वो लिखित होता है। अब इसके क्या फायदे हैं, गुण क्या हैं इसके? तो राष्ट्रीय एकता और स्थानीय स्वशासन में सामंजस्य हो जाता है। इसमें स्थानीय समस्याओं का हल सरलता से हो जाता है, क्योंकि यदि एकात्मक शासन प्रणाली होगी तो पावर का सेंट्रलाइजेशन हो जाएगा और फिर इश्यूज का, प्रॉब्लम्स का बड़े क्षेत्र में उसको ग्रीवेंसेस को डील करना बहुत मुश्किल हो जाता है। निर्बल राज्यों को शक्तिशाली बनाने की पद्धति है। जैसे छोटी छोटी रियासतें थी भारत में आजादी से पहले, तो लगभग उन 550 रियासतों को एकीकृत करके एक तरीके से संघवादी ढांचे में डाल दिया। तो अब वो छोटी छोटी रियासतें आज क्या हैं? उन रियासतों को एककों के रूप में अपन, उन 550 रियासतों को अपन यदि कुल मिलाकर राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में देखें तो वो आज लगभग 35 हैं। तो इसके अलावा फिर संघीय सरकार है। तो उन राज्यों के मुख्यमंत्री और राज्यपाल और भारत के जो संघीय स्तर पर प्रधानमंत्री, ये इस व्यवस्था को संभाल पाने में, देख पाने में ज्यादा सक्षम है। यदि नॉर्थ ईस्ट के छोटे छोटे स्टेट्स की बात करें तो क्या वो निर्बल राज्य चीन जैसे प्रभुत्वशाली राज्य का सामना कर पाते यदि वो अकेले होते तो इसलिए संघीय शासन प्रणाली से वो क्या हुआ, भारत का अंग बने। भारत का अंग बनने से वो बहुत मजबूत हो गए। इसी तरीके से अमेरिकन राज्यों का भी जो संघ बना वो इसी कारण बना, बाहरी आक्रमणों से सुरक्षा के लिए। तो संघीय ढांचा जो है वो एक ऐसी समान सुरक्षा व्यवस्था लेके आता है, समान विदेश नीति लेके आता है, समान एकीकृत आर्थिक प्रणाली लेके आता है। एक मुद्रा होती है, एक वित्तीय प्रणाली होती है, एक जैसे विदेश संबंध होते हैं, एक सेना होती है, एक डिफेंस होता है। और वो इन सब छोटे छोटी इकाइयों के एक प्रबल आकार जब वो ले लेती हैं तो उस मजबूत राष्ट्र का सामना करना बहुत मुश्किल होता है। तो इस तरीके से निर्बल राज्य जो हैं वो बहुत मजबूत हो जाते हैं। इसके अलावा ये प्रणाली मितव्ययी भी है और इससे औद्योगिक विकास होता है, क्योंकि सरकारें बहुत अधिक नहीं होती और जो होती हैं उनके क्षेत्राधिकार बहुत सीमित होते हैं। तो वास्तव में तो संघीय सरकार है जो संघीय स्तर पर देख रही है, निरंकुशता की आशंका नहीं रहती, क्योंकि राज्यों के जो विषय हैं वो निश्चित हैं, संघ के विषय निश्चित हैं। तो कोई अपने क्षेत्राधिकार को तोड़कर बाहर नहीं जा सकता, और जाएगा तो न्यायपालिका उसको आगाह करेगी। इसके अलावा राजनीतिक चेतना आती है, क्योंकि सरकारों का स्तर द्विस्तर पर होता है और केंद्र की जो शासन प्रणाली है, केंद्रीय शासन की, उसमें एफिशिएंसी आती है। और ये बड़े राज्यों के लिए बहुत ही उपयुक्त प्रणाली है, विश्व संघ की ओर बढ़ने का एक कदम है। इसमें केंद्रीय शासन का कार्यभार भी हल्का हो जाता है और संघात्मक शासन में केंद्र सरकार स्वेच्छाचारी नहीं हो पाती और राज्यों के लिए वास्तव में ये बहुत लाभदायी प्रणाली है। अब इसके दोष की चर्चा करते हैं। तो ये आंतरिक प्रशासन को संभालने में ये बहुत निर्बल होती है। इसमें संघात्मक शासन प्रणाली एक तरीके से खर्चीली भी होती है, क्योंकि खर्चा दोहरा होता है। एक केंद्रीय स्तर पर सरकार चलती है, एक राज्य स्तर पर सरकार चलती है। फिर राष्ट्रीय एकता की समस्या बड़ी गंभीर होती है। इसमें क्या है कि जो राज्य हैं वो आपस में लड़ते हैं, जल विवाद है जैसे भारत में लीजिए। इसी तरीके से अमेरिका में नॉर्थ और साउथ के मध्य जो दास प्रथा थी तो उसको लेके गृह युद्ध हो गया। तो ये संघीय प्रणाली के बड़े खतरे हैं।
एक दोष ये भी है कि इसमें सत्ता का विकेंद्रीकरण होने से महत्वपूर्ण निर्णय जो लिए जाते हैं उनमें बहुत विलंब होता है। और एक थियोरेटिकल प्रॉब्लम भी है कि संप्रभुता जो है वो डिविजिबल नहीं होती, परंतु संघात्मक प्रभाव से केंद्र और राज्यों के बीच में संप्रभुता का विभाजन हो जाता है। तो इसमें उत्तरदायित्व सुनिश्चित नहीं किया जा सकता। किसी नीति की विफलता का दायित्व केंद्र राज्य पे डाल देते हैं और राज्य केंद्र पे डाल देते हैं, और ये संगठन जो है उसका ढांचा बड़ा जटिल होता है। एकात्मक शासन की तुलना में संघात्मक शासन बड़ा कमजोर माना जाता है। डाइसी ने कहा है कि एकात्मक सरकार की तुलना में संघात्मक सरकार एक कमजोर सरकार है। इसमें अपव्यय बढ़ता है और उत्तरदायित्व निश्चित नहीं होते और इकाइयों के पृथक होने की आशंका भी रहती है। इस प्रकार संघीय प्रणाली के अपने दोष हैं और अपने गुण हैं। ये निर्भर करता है कि राज्य का आकार कैसा है